यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने एक नया चैप्टर का अध्ययन करने के लिए हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है बहू की विदा। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है विनोद रस्तोगी जी। ठीक है, इन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से ये जो एकांकी हैं वो लिखा है। ये जो विनोद रस्तोगी जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे हमने पिछले क्लास में ये अध्ययन किया था कि ये जो एकांकी है इसका अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था एक नाटक का एक अंश है जिसको हम लोग बोलते हैं वन एक्ट प्ले, जिसमें ज़्यादा एपिसोड नहीं रहते, सिर्फ एक एपिसोड में पूरी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। और हमने ये भी डिस्कस किया पिछले क्लास में कि ये नाटक का अंश होने की वजह से पहले के ज़माने में मनोरंजन के कुछ साहित्य नहीं थे, जैसे आजकल के दौर में टीवी है, मोबाइल है, इसके ज़रिए हम लोग मनोरंजन खुद का कर सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ नाटक चलता था। ठीक है, थिएटर्स होते थे, तो उसमें जो है नाटक चलने की वजह से हर दिन तो नाटक देखने के लिए व्यक्ति नहीं आ सकता है, तो ऐसे नाटक रचा जाता है जो एक घंटे में 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, ताकि जो दर्शक है देखने के लिए उनका भी मनोरंजन हो जाए और उस नाटक देखने की वजह से उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये नाटक जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, यानी बोर नहीं होना चाहिए दर्शक। इसकी वजह से नाटक लिखने वाले जो लेखक होते हैं वो कम पात्र लेकर एक कहानी की रचना करते हैं और उसको ही हम लोग एकांकी कहते हैं, जिसमें क्या है बहुत कम पात्र रहता है और ये जो कहानी भी होती है उसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं होता। ठीक है, बहुत कम समय में ये कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो विनोद रस्तोगी हैं, यानी इन्होंने ये जो पाठ लिखा था, ये जो एकांकी लिखी है जिसमें दहेज की प्रथा के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने इस कहानी के द्वारा अथवा इस एकांकी के द्वारा हमारे भारत देश में चलने वाला ये जो दहेज लेना और दहेज देना, ये जो कुप्रथा है, इसका इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम अभी जो है ये जो दहेज लेना और देने का जो सिलसिला है वो अब थोड़ा कम हो गया है। ख़त्म तो नहीं हम कह सकते, कम हो गया है, क्योंकि आज भी गांव में ऐसे बहुत सारे शहर में भी आपको आप देख सकते हैं कि अमीर लोग भी दहेज लेने और दहेज देने की ये जो परंपरा है उसका वो अनुकरण करते हैं अथवा फॉलो करते हैं। तो ये जो दहेज लेना अथवा दहेज के बारे में है, इसका इन्होंने कड़ा विरोध किया है विनोद रस्तोगी ने, क्योंकि इस दहेज देना और दहेज लेने की प्रथा से जो है कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, हर एक महिला को कितने शोषण सहने पड़ते हैं, इसके बारे में जो है उन्होंने विश्लेषण किया है। साथ ही साथ लड़कियों के ऊपर अथवा औरतों के ऊपर जो अत्याचार होता है इसका भी इन्होंने यहाँ पे विरोध किया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने पिछले क्लास में जो मुख्य पात्र हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें मुख्य पात्र जो है वो जीवन लाल है, एक धनी व्यापारी, राजेश्वरी उसकी पत्नी है, रमेश उनका बेटा है और कमला उनकी बहू है जीवन लाल की। प्रमोद कमला का भाई है और यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि गौरी नामक एक पात्र है जो जीवन लाल की बेटी है। जिस तरह से रमेश उनका पुत्र है, गौरी उनकी पुत्री है और कमला की जो छोटी बहन है उसका नाम है विमला। ठीक है, ये मुख्य पात्र हो गए। तो अभी ये जो कैसे नाटक रचा गया है इसका मैंने आपको एक परिवेश बताया था। परिवेश का अर्थ होता है वहाँ की सामाजिक वातावरण कैसा है, ये जो इनका घर है वहाँ का वातावरण कैसा है, इसके बारे में मैंने विश्लेषण किया था कि सामने एक दरवाज़ा है, पीछे जाने के लिए एक दरवाज़ा है, वरांडा है, 2 खिड़कियाँ हैं, एक खिड़की के पास जीवन लाल बैठे हैं और इनका जो घर है वो दिखाई दे रहा है। जब नाटक शुरू होता है तब पर्दा उठता है, पर्दा उठने के बाद जो वातावरण दिखाई देता है उसका मैंने आपको विश्लेषण किया था। ठीक है,
अभी यहाँ पे खिड़की के पास जीवनलाल बैठे हैं, वहाँ पे उनके हॉल में एक सोफ़ा सेट है, वहाँ पे ये जो प्रमोद है कमला का भाई, वो सिर झुकाए हुए खड़ा है, विनंती करते हुए विनम्र भाव से अपना जो सिर है वो गर्दन झुकाकर जीवनलाल के सामने खड़ा है। तो अभी ये जो वातावरण तो बताया गया है, अभी आगे क्या होता है हम लोग इसकी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास किताब है तो मैं पेज नंबर 40 से यानी 40 से कहानी का विश्लेषण करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो पहले देखिए, प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अभी यहाँ पे जो है उस हॉल में सिर्फ जीवनलाल जो धनी व्यक्ति है वो वहाँ पे खड़ा है और प्रमोद है। उन दोनों में क्या वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी ये जो प्रमोद है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है जीवनलाल की तरफ और धीमे स्वर से, बहुत स्लो से, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कभी भी कोई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के साथ बात करता है तो अपना जो स्वर होता है, जो ध्वनि होता है, वो थोड़ा कम रखकर वो बात करता है। तो वैसे क्या बात करता है, देखिए, क्या निर्णय किया आपने। यहाँ पे ये जो प्रमोद है जीवनलाल से प्रश्न कर रहा है कि आपने क्या निर्णय लिया है। जीवनलाल, विदा नहीं होगी। तो यहाँ पे कमला के बारे में कहा जा रहा है अथवा उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो प्रमोद पूछता है कि क्या आपने क्या सोचा। तो जीवनलाल कहते हैं कि उसकी विदाई नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो कमला है उसकी रमेश के साथ शादी होती है और जो पहला पर्व रहता है, यानी पहला जो शादी के बाद पहला फेस्टिवल जो रहता है, वो कभी भी जो नववधू रहती है वो अपने मायके जाकर उसका जो पर्व है उसको वो मनाती हैं। तो यहाँ पे भी एक पर्व है, आगे आपको पता चलेगा। और प्रमोद जो है वो अपनी बहन को लेने के लिए आया है क्योंकि घर में पर्व है, फेस्टिवल है, और उसका ये जो पहला पर्व है वो चाहते हैं कि उसका जो फेस्टिवल है वो अच्छी तरह से अपने मायके में वो मनाए। लेकिन यहाँ पे जीवनलाल जो है वो अपनी बहू को भेजना नहीं चाहता है। प्रमोद, लेकिन ज़रा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। देखिए, तो यहाँ पे प्रमोद अपनी बहन के बारे में, कमला जो है उसके बारे में वो कह रहा है कि मान लीजिए अगर आपने उसको विदा नहीं किया अथवा उसको मायके नहीं भेजा तो उसकी क्या दशा हो सकती है, क्या आपने सोचा है क्या, यानी वो कितना दुखी हो सकती है, इसके बारे में आपने विचार किया है क्या। ऐसे प्रमोद जो है जीवनलाल से पूछता है। जीवनलाल, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। देखिए, यहाँ पे वो जो ससुर है कमला का, जीवनलाल, वो सीधे तरीके से कहता है कि उसकी जो खुशी है उसका उसने ठेका नहीं लेके रखा है। इसका अर्थ है जीवनलाल को उसकी खुशी से, उसके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो सिर्फ अपने दहेज से मतलब है। तो यहाँ पे जो है वो कमला को इसलिए विदा नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो दहेज देने की जो प्रथा की वजह से कुछ रुपए जो देने थे प्रमोद, यानी कमला का जो भाई है अथवा कमला के जो परिवार लोग हैं, वो थोड़ा बहुत दहेज नहीं दे पाए थे। तो जो शेष बचा हुआ दहेज है वो नहीं दिया हुआ है। इसकी वजह से जीवनलाल सज़ा के तौर पर ये जो कमला है उसको विदा नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रमोद, हर लड़की का पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। तो यहाँ पे पहला सावन का अर्थ होता है, आपको पता है कि जून महीने से बहुत सारे पर्व शुरू होते हैं, ठीक है। वसंत का महीना शुरू होता है, नागपंचमी आती है, ठीक है। तो ये जो सावन का महीना होता है उसमें बहुत सारे पर्व रहते हैं। तो सावन के शुरू होने के बाद
यहाँ पे ये जो प्रमोद है वो अपनी बहन को लेने के लिए आता है कि उसका जो पहला सावन है, यानी सावन में यानी जून के महीने में बारिश में जितने भी पहले फेस्टिवल्स रहते हैं, पहला पर्व रहता है, उसको मनाने के लिए वो अपनी बहन को लेकर जाना चाहता है अपने घर में अथवा कमला के मायके में। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हर एक जो लड़की है उसके मन में एक भावना होती है, एक जिज्ञासा होती है, एक उत्सुकता होती है कि कब वो अपने माँ के घर जाए और कब वो ये जो पर्व है उसको मनाए। ठीक है, तो यही बात चल रही है। जीवनलाल उसके प्रति उत्तर में कहता है जानता हूँ, यानी उसको पता है कि जब वधू शादी करने के बाद अथवा जो बहू है शादी करने के बाद घर आती है तो वो तो जो है वो अपने ससुराल को, हर एक व्यक्ति को जैसे भी हो उनको वो स्वीकार कर लेती है। और जीवनलाल को ये भी पता है कि हर एक लड़की का उसका जो मायका है वो कितना ज़रूरी होता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमा ही लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हैं। जीवनलाल यहाँ पे उनका अभी वो क्या करते हैं, ये सब बोलने के बाद उनके वो अभी क्या बर्ताव करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, इसके बारे में कहा है कि ये बातें होने के बाद जीवनलाल सोफ़ा सेट पे बैठ जाता है और जमा ही लेता है, यानी वो ऐसे आलस दिखाता है, हम यॉर्निंग बोलते हैं ना, तो वैसे वो करता है और ऐसे प्रमोद को दिखाता है कि प्रमोद की जो बातें चल रही है उनके साथ उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। प्रमोद यह जानकर भी, तो यहाँ पे प्रमोद जो है वो जीवनलाल से प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं कि मायके का पहला पर्व जो रहता है वो बहू के लिए कितना, यानी कमला के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जानकर भी आप ऐसे कर रहे हैं, आप उसको विदा नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रमोद में के मन में जो है वो प्रश्न उठ रहे हैं। जीवनलाल अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। तो जीवनलाल कहता है मैंने अपना निर्णय यानी मेरा जो डिसीजन है वो मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं उसको विदा नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जीवनलाल जो है अपना उनका जो निर्णय है, उनका जो डिसीजन है उन्होंने कह दिया है। प्रमोद यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे प्रमोद कह रहा है कि अगर मैं कमला को उसके मायके यानी माँ के पास यानी हमारे घर में अगर नहीं लेके जाता हूँ तो मेरे घर में जो माँ है, जो कमला की राह देख रही है, वो टूट जाएगी का अर्थ वो दुखी हो जाएगी। उसने इतनी आस लगाकर वो बैठी है कि अब मेरी बेटी आएगी, उसके साथ में दो चार के जो पल होते हैं वो गुजारूंगी। तो अगर वो नहीं आएगी तो उसका जो हृदय है वो टूट जाएगा, वो निराश हो जाएगी, उसका मन जो है वो हताश हो जाएगा। यहाँ पे प्रमोद जो है वो अपनी माँ की परिस्थिति के बारे में जीवनलाल को बता रहा है। जीवनलाल मैं मजबूर हूँ, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। देखिए, तो यहाँ पे जीवनलाल कहता है कि मैं मजबूर हूँ, यानी इसमें उसके पास वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको इतनी ही चिंता है, यानी जीवनलाल जो है वो प्रमोद से कह रहा है अगर इतनी ही चिंता है तो माँ और बेटा मिलकर पूरे जो दहेज के पैसे थे, दहेज क्यों नहीं दिया, पूरा आधा ही क्यों दिया, यानी जो शेष बचा है उसकी पूर्ति के लिए जो है जीवनलाल अपनी बहू को विदा नहीं कर रहा है। प्रमोद दीन स्वर में, दीन स्वर का अर्थ होता है अत्यंत दुखद स्वर से, दुखी होकर वो उस ध्वनि निकालकर वो बोलता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दिया, फिर भी अगर। तो यहाँ पे प्रमोद जो है
वो कह रहा है कि हमारे में जितनी कैपेसिटी थी, जितना हम कैपेबल थे, उतना हमने दहेज जो है वो दिया है। हमने हमारी हैसियत के अनुसार हमने दहेज जो है दिया है। लेकिन फिर भी अगर, तो यहाँ पे जो वाक्य है वो अपूर्ण हो गया है, क्योंकि वो आगे बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो दुखी है। यानी वो कह रहा है जीवनलाल से कि अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने दहेज देने की पूरी कोशिश की है, जितना हो सकता है उन्होंने दहेज देने की कोशिश की है, लेकिन शेष अभी नहीं हो पा रहा है। क्या कर सकते हैं? तो ये उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो बड़े होने के वजह से वो अपनी जो मनोदशा है, अपने जो विचार है, वो नहीं बता पा रहा है प्रमोद। जीवनलाल अभी क्या कहता है देखिए, कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़े में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। तो यहाँ पे जीवनलाल जो है वो बहुत ही कड़े स्वर से, यानी बहुत ऊंचे आवाज़ में, बहुत तनक कर, गुस्सा होकर वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे में दहेज देने की सामर्थ्यता नहीं है, अथवा आप में सामर्थ्य नहीं है, तो झोपड़ी के लोगों के साथ अगर शादी करवा देते। यहाँ पे आप लोग झोपड़ी में रहते हो और बंगले में रहने वाले लोगों के साथ, यानी अमीर लोगों के साथ आप नाता रिश्ता जोड़ते हो, इससे पहले आपको सोचना चाहिए करके जीवनलाल जो है वो कहता है। प्रमोद हाथ जोड़कर जी, सिर्फ उसने क्या है उत्तर दिया जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, अभी वो जो सोफा सेट पर बैठे थे वहाँ से वो उठते हैं और यहाँ वहाँ टहलने लगते हैं। देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। देखिए यहाँ पे तनक कर, गुस्सा होकर यहाँ पे जीवनलाल कह रहा है कि आपने दहेज तो दिया ही नहीं, साथ ही साथ जो गेस्ट आते हैं, जो बाराती आते हैं, यानी जो लोग आते हैं, उनकी भी अच्छी तरह से आपने खातिरदारी नहीं की है, ऐसा जीवनलाल जो है वो प्रमोद को कहता है। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। देखिए यहाँ पे जीवनलाल जो है वो कह रहे हैं कि उनकी जो खातिरदारी है बारातियों की, वो अच्छी तरह से नहीं हुई है, तो इसकी वजह से उनके नाम पर बहुत बड़ा धब्बा पड़ गया है। यानी बहुत लोगों ने जो है उनको नाम रखे हैं कि खातिरदारी अच्छी नहीं हुई। तो वो जो ज़ख्म है, लोगों का बोलना है, लोगों का ताना देना था, वो जो ज़ख्म है वो अभी भी जीवनलाल के मन में हरा है, यानी वो अभी भी ताज़ा है, यानी वो भूल नहीं पाया है वो इंसल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा करना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। तो यहाँ पे ये जो जीवनलाल है वो प्रमोद से कहता है कि अगर आपको बेटी को लेके जाना है तो पहले जो मेरे दिल पे जो ज़ख्म बने हैं, जो ताज़ा है, उसका पहले मरहम लगाओ, मरहम लेके आओ। मरहम का अर्थ होता है, अगर कोई ज़ख्म होता है, जिस तरह से हम लोग औषध उपचार करके उस ज़ख्म को ठीक करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जीवनलाल जो है वो दहेज की मांग कर रहा है। यानी वो दहेज लेने के बाद ही उसके जो ज़ख्म हैं वो अच्छे हो सकते हैं। वो एक दवाई की तरह है दहेज। अगर प्रमोद और उसकी माँ दहेज देते हैं तो उनके दिल में जो भी घाव बने हैं वो अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पे जीवनलाल कह रहा है। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम आपकी हर मांग को पूरी करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पे प्रमोद जो है वो जीवनलाल से कह रहा है कि आप इस बार जो है उसका पहला जो सावन में जितने भी पर्व होते हैं, उस सावन के महीने में आप उसको पहले मायके भेजिए, फिर बाद में हम जो है
जो मरहम की बात आप कर रहे हो, जो दहेज की बात आप कर रहे हो, वो हम लोग दे देंगे अथवा चुकता कर देंगे। चेष्टा करने का अर्थ है चुकता कर देंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे ये जो जीवनलाल है वो प्रमोद से कह रहा है कि मेरे जो ये बाल हैं वो धूप में ही सफ़ेद नहीं हुए। यानी इसका अर्थ ये है कि जीवनलाल को ऐसा लगता है कि प्रमोद जो है उसको फंसा रहा है। सिर्फ बातें कहकर वो अपनी बहन को लेके जाएगा, फिर बाद में पैसा नहीं देगा, यानी दहेज जो है वो नहीं देगा। तो यहाँ पे ये जो जीवनलाल कहते हैं कि मुझे बेवकूफ़ नहीं बना, अथवा इसका अर्थ है कि यहाँ पे जीवनलाल कहते हैं प्रमोद से कि अगर मैं भेज दूंगा तो फिर दहेज नहीं मिलेगा। ये जो विचार है वो जीवनलाल के मन में चल रहा है, इसलिए प्रमोद से कहता है कि मैंने दुनिया तुम्हारे से ज़्यादा देखी है, फंसाने वाले लोग कैसे फंसाते हैं इसकी जानकारी उनको है, इसलिए वो नहीं भेजेंगे करके इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जीवनलाल को ऐसा लग रहा है कि प्रमोद जो है वो अपनी बातों से जीवनलाल को फुसला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फंसना नहीं चाहता है, कहने का तात्पर्य यह है। प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हो? तो यहाँ पे प्रमोद जो है वो प्रश्न करता है कि यहाँ आप क्या बातें कर रहे हो? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दहेज के जो पैसे हैं, मैं जिनका बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि पैसे में करके भी यहाँ पे हर बार बता रही हूँ कि ये जो पैसे हैं वो 5,000 रुपये हैं। यानी दहेज के कुछ शेष बचे हुए 5,000 रुपये हैं। तो यहाँ पे जीवनलाल कहता है कि ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें अपनी बहन को लेके जाना है तो पहले मेरे हाथ में दायां हाथ फैलाकर, यानी जो राइट हैंड है वो सामने रखता है प्रमोद के और बोलता है कि पहले इस हाथ पे 5,000 रुपये नकद यानी कैश पहले रखो और फिर अपनी बहन को लेके जाओ। प्रमोद आवेश का अर्थ होता है वो भी गुस्से में यहाँ पे प्रत्युत्तर दे रहा है। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? तो यहाँ पे जो है वो प्रमोद कह रहा है कि हमारी गलती की सज़ा जो है वो आप कमला को मत दीजिए। उस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप उसके ऊपर रहम खाइए करके वो कह रहा है। अगर रमेश बाबू होते, तो देखिए यहाँ पे प्रमोद कह रहा है कि अगर रमेश बाबू होते तो यहाँ पे जो है वो आधी बात छूट गई है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वार्तालाप जो चल रहा है वो रमेश के एब्सेंस में हो रहा है। यानी वहाँ पे रमेश जो है वो मौजूद नहीं है। रमेश कौन है? तो जीवनलाल का पुत्र है और कमला का पति है। तो यहाँ पे प्रमोद को ऐसा महसूस होता है अगर यहाँ पे रमेश होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। अगर रमेश वहाँ पे होता तो वो विमला को अनुमति दे देते, माफ़ कीजिएगा कमला को अनुमति दे देते कि वो मायके चले जाए। जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता? देखिए, तो यहाँ पे ये जो आधी अधूरी बात प्रमोद की रह गई है उसको पूरा करते हुए जीवनलाल कहते हैं अगर वो होता तो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। देखिए, यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ ये होता है कि रमेश जो है वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति है। अपने पिता के खिलाफ वो कुछ भी नहीं करता अथवा उनके खिलाफ कुछ बात भी नहीं करता। तो
तो यहाँ पे वही बताया है जीवन लाल ने, माफ़ कीजिए, कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आँख खोलकर अथवा मुंह खोलकर भी कुछ बातें करे। ठीक है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे जीवन लाल इनडायरेक्टली जो है वो प्रमोद को बदतमीज़ कह रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह मेरा बेटा जो है वो बदतमीज़ नहीं है कि जो बड़े लोगों के साथ मुंह लगता है। ऐसे क्यों वो बात करता है? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रमोद को भी गुस्सा आ गया है और प्रमोद जो है उसने भी बहुत गुस्से से आवेश में आकर उसको प्रत्युत्तर दे रहा है। तो ये देखकर जीवनलाल उसको बदतमीज़ कहते हैं। प्रमोद अपमान से तिलमिलाकर, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो इनडायरेक्टली जो है जीवनलाल ने प्रमोद को बदतमीज़ कहा है, ये जब वो प्रमोद सुनता है तब वो आवेश में आकर गुस्सा होकर तेज़ आवाज़ में जीवनलाल को कहता है कि बेटी वाला हूँ इसलिए आप इतना मुझे बुरा भला कह रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि आपकी भी बेटी है। तो यहाँ पे जो है प्रमोद गौरी की बात कर रहा है, जो जीवनलाल की बेटी है। वो ये कह रहा है कि मैं बेटी वाला हूँ इसलिए वो आप मुझे इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप भी एक बेटी वाले ही हो। जीवनलाल, हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। देखिए, तो यहाँ पे ये जो जीवनलाल है वो कह रहा है कि हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं है। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, वह खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए। देखिए, तो यहाँ पे ये जो जीवनलाल है वो प्रमोद के साथ अपनी तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि हमने भी पिछले साल ही अपनी बेटी की शादी की है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से, इतनी ताम झाम के साथ तथा बारातियों की जो है इतनी अच्छी तरह से खातिरदारी करके खातिरदारी अच्छी तरह से करके उनको दहेज देकर हमने जो है अपनी बेटी की जो है विदाई की है। यहाँ पे जीवनलाल कह रहे हैं खातिरदारी इतनी अच्छी तरह से उन्होंने की है कि लोग दंग रह गए। दंग का अर्थ यानी वो हक्का बक्का हो गए, यानी इसका अर्थ है वो आश्चर्यचकित हो गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। देखिए, इतना दहेज उन्होंने दिया है जीवनलाल ने अपनी बेटी के लिए अथवा बेटी की शादी में, तो देखने वाले देखते ही रह गए हैं। तुम मेरी बराबरी करोगे? दर्द मिश्रित आवेश में, यानी यहाँ पे जो है दर्द यानी दुख, अभी यहाँ पे उनको बेटी की अपनी जो है याद आती है जीवनलाल को, तो यहाँ पे वो दुखों से और थोड़ा सा आवेश में, गुस्से में भी वो कह रहे हैं कि तुम मेरी बराबरी करोगे। यहाँ पे प्रमोद को प्रश्न किया गया है। बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? तो यहाँ पे जो है जीवनलाल जो है वो प्रमोद को खुद कितना उच्च है ये दिखाने के लिए वो ये कह रहा है कि हम बेटी वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी मूंछें ऊंची कर दहेज दिया है, यानी दिल खोल कर दहेज दिया है, और हमने जो है अपना अपमान नहीं करवाया है। सीना तान कर अब भी हम चल सकते हैं, ऐसी अच्छी तरह से हमने जो है वो खातिरदारी की है, अथवा हमने इतना अच्छी तरह से उनका स्वागत समारंभ जो होता है वो किया है। प्रमोद, जी। अभी यहाँ पे जो है वो विनम्र भाव से प्रमोद सिर्फ जी कहता है और चुप बैठता है। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। तो यहाँ पे जीवनलाल कह रहा है कि रमेश जो है वो
गौरी को विदा कराने गया है। कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कुछ देर में उसे लेकर ही आता होगा। यानी यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जीवनलाल का पुत्र है रमेश, वो भी सावन का महीना है, इसलिए उसका भी ये पहला ही पर्व होगा शायद। तो उसकी वजह से रमेश भी है वो अपने बहन के ससुराल जाकर गौरी को लेकर आना चाहता है। और यहाँ पे ये जो जीवनलाल है वो अपनी बेटी की ही राह देखते हुए खिड़की के पास बैठे हैं। तो वहीं वो अपनी घड़ी के ओर देखते हैं और जीवनलाल कहते हैं प्रमोद से कि रमेश जो है वो गौरी को लाने गया है और वो अभी आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएंगी। देखिए, तो यहाँ से ये तात्पर्य है कि उसका भी ये पहला ही सावन है। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे। तो यहाँ पे जो है ये कहा गया है कि जीवनलाल प्रमोद से कहता है कि मेरी बेटी जो है वो इस बार उसका पहला जो सावन है, सावन के जो पर्व है वो अच्छी तरह से वो मनाएगी, लेकिन तुम्हारी बहन जो है वो नहीं मना पाएगी क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके दुख का कारण तुम लोग हो। आप, तुम्हारी माँ यानी कमला की माँ और प्रमोद, आपकी वजह से ही वो इतना दुख झेल रही है। अगर आप दहेज दे देते तो ये दुख सहना उसको नहीं पड़ता। तो यही कहते हुए जीवनलाल कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी, माफ़ कीजिएगा, तुम्हारी बहन की जो सपने हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि तुम लोग दहेज नहीं दे रहे हो। प्रमोद व्यंग से, जो हमारी बहन है वह, क्या वह आपकी कोई नहीं है। व्यंग का अर्थ होता है ताना देना। तो प्रमोद क्या करता है, ताना देते हुए कहता है कि मेरी जो बहन है क्या वो आपकी कुछ नहीं है। जीवनलाल तेजी से यानी गुस्सा होकर, बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि बेटी और बहू में बराबरी करना चाहते हो। बेटी बेटी है और बहू बहू है। देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने है तुलना किया है कि बेटी का दर्जा अलग होता है, बहू का दर्जा अलग होता है, यहाँ पे उन्होंने कहा है। तो देखिए, इस आज के क्लास में हमने जो है किस तरह से जीवनलाल दहेज की मांग करते हुए अपनी बहू को विदा नहीं करना चाहता है, ये हमने यहाँ पे देखा। साथ ही साथ उसकी एक बेटी है, उसका भी ये पहला ही सावन है और वो अपनी बेटी के स्वागत के लिए बहुत उतावला है। यहाँ पे जीवनलाल जो है उसने बहू और बेटी को समान हक नहीं दिया है। यहाँ पे उसने बेटी को अलग अधिकार है, बहू को अलग अधिकार है, इसका कहने का तात्पर्य है। जो बेटी को सुख प्राप्त होंगे वो बहू को वो कदापि नहीं मिलेगा, कहने का तात्पर्य यह है। यानी उन्होंने बहू और बेटी को एक समान नहीं देखा है, उन्होंने बहू और बेटी को अलग रखकर कहा है कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। अभी इतना जो हमने अध्ययन किया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दहेज की वजह से मनुष्य कितना गिर सकता है जीवन में, इसका आपको चित्रण मिलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन के लिए आपको प्रश्न आ सकता है कि जीवनलाल कितने पैसे नगद देने की बात प्रमोद से कह रहा है अथवा कर रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर है 5,000 रुपये नगद, जो दहेज में पूरी तरह नहीं दिए हैं, जो बचे हैं, शेष हैं, उनकी बात जो है यहाँ पे जीवनलाल कर रहा है। तो ये जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको आ सकता है। कभी कभार ये भी प्रश्न पड़ता है कि प्रमोद जो है वो कमला का कौन है।
तो ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पति, बहन, भाई। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है और भाई जो उत्तर है सही उसका चयन करके लिखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आगे की क्लास में जो शेष बचा है उसका अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो एकांकी है वो समझ में आ चुका है और आपको याद भी रह चुका होगा कि इसमें मुख्य पात्र कौन है, जैसे जीवनलाल, रामेश्वरी, कमला, रमेश, गौरी, विमला, प्रमोद। तो ये जो 7 पात्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ये भी प्रश्न को पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में कि ये जो एकांकी है बहु की विधा, इसमें कुल मिलाकर कितने पात्र हैं? तो उत्तर है 7, ठीक है। तो ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।